नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करने वाले हैं आज की 3 बड़ी खबरों की। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार गठन को लेकर यूपी के नेताओं की कल शाम यानी 16 मार्च को बड़ी बैठक होगी। दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान और राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। इस बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन होगा। साथ ही शपथ ग्रहण की तारीखों का भी ऐलान होगा। वहीं दूसरी खबर चित्रकूट से है। चित्रकूट के करवी कोतवाली क्षेत्र में राघवपुरी में एक सप्ताह से लापता मासूम के कत्ल का खौफनाक सच सामने आया तो पुलिस के साथ लोगों के भी दिल कांप गए। कटे अंगों से भरे डिब्बे में शव मिलने के बाद पुलिस की जांच सामने आई। और आपको बता दें कि रिश्तों के लिए ही जो जिम्मेदार होते हैं, कभी कभी जो रिश्ते हैं चाचा और चाची के, उन्होंने ही मिलकर इस मासूम का कत्ल कर दिया, वो भी अंधविश्वास के चलते। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की तो दोनों ने हत्या का सच कबूल किया। बता दें कि करवी के रत्नावली मार्ग में चाय पान की दुकान चलाने वाले रामप्रयाग का 9 वर्षीय बेटा कन्हैया बीती 8 फरवरी को घर से सामान लेने के लिए चौगलिया बाजार गया था और लापता हो गया। वो प्राथमिक स्कूल में पढ़ने जाता था और स्वजन उसकी खोजबीन कर रहे थे। बेटे का पता न चल पाने से घर वाले बेहाल थे और 9 मार्च को रामप्रयाग ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पड़ोस के घर में डालडे के डिब्बे में टुकड़ों में कटा हुआ मासूम का शव बरामद हुआ। बालक का सिर, धड़, हाथ, पैर सब अलग अलग टुकड़ों में पाए गए। पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया। दंपति ने कत्ल का खौफनाक सच कबूल किया। अंधविश्वास में रिश्तों के चाचा चाची ही मासूम भतीजे के कातिल निकले। दोनों ने दबाधन पाने के लिए तंत्र मंत्र के चक्कर में उसकी बलि दी थी। पत्थर मारकर हत्या के बाद उसका शव डिब्बे में भर दिया था। वहीं तीसरी खबर लखनऊ से है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लूजर कही जा रही है। मायावती की पार्टी का लगभग सफाया हो गया है। बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली है। बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार उमा शंकर सिंह ने ये जीत हासिल की है। बीएसपी अपना दल, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल तक से पिछड़ गई है। क्या कुछ वजह रही, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे। आपको बता दें, इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली दिल्ली से, दूसरी चित्रकूट से और तीसरी लखनऊ से। तो आपको बता दें, जिस तरीके से ये जो 3 खबरें आज हमारी इस वक्त की पेशकश में खास नजर उस पर, लखनऊ की जो खबर है हमारे साथ, उस पर हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ माना जा रहा है जिस तरीके से अब जो मायावती हैं उनका जो ग्राफ है वो गिर रहा है। समाजवादी पार्टी मजबूत नजर आती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उतनी मजबूत नजर नहीं आती कि वो उत्तर प्रदेश में सरकार बना ले। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी अब मीटिंग होनी है और मंत्रिमंडल पर चर्चा होनी है। और ऐसे में साथ ही साथ एक चीज और भी सामने आई है कि जो बड़े दिग्गज हैं, जो नेता हैं, उनसे मुलाकात होगी योगी आदित्यनाथ की। और साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम जो है वो मौजूद रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे, राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे और भी कई दिग्गज नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। और देखना यह होगा कि किन चेहरों पर अब मोहर लगेगी। ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो अन्य पार्टियां हैं वो अपने अंदर खाने कैसे अब मंथन करेंगी, ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार। और इसी खबर पर हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ गए। राहुल, सीधी सी बात है, जिस तरीके से एक तरफ जहां पर मंथन चल रहा है, कल मंथन होना है, कल मीटिंग होनी है मंत्रिमंडल को लेकर के, सारे दिग्गज मौजूद रहेंगे और ऐसे में किनका नाम निकल करके सामने आ जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो
इस वक्त बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 6% केवल यूपी में वोट पाया है और उसकी सियासी जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। केवल एक सीट वो जीत पाई है। राहुल की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, तकनीकी खामी के चलते इसको ठीक कराया जाए। जिस तरीके से साफ तौर पे जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी पार्ट 2 योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से अब एक कद जो है पार्टी के अंदर वो काफी बड़ा हो गया है और भविष्य में ये कद और बड़ा होने वाला है। अगर इसी तरह की जीत उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती रही और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया और उसके बाद जनता ने जिस तरीके से उनको अपना आशीर्वाद दिया है, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था है उससे लोग खुश हैं, राशन वितरण से खुश हैं। कहीं ना कहीं कोरोना काल में जो उनकी तरफ से लिए गए निर्णय थे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही साबित हुए और ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। राहुल का रुख करना चाहूंगा। राहुल, सवाल मेरा वही है। देखिए, निश्चित तौर पर तो आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा है, ऐसे में कल जो बैठक होगी वो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। कल जो है दिल्ली हो गया, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। तमाम लोग यहाँ पर शिरकत करेंगे। योगी आदित्यनाथ होंगे, जेपी नड्डा होंगे, अमित शाह होंगे, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान होंगे, राधा मोहन सिंह होंगे, तमाम दिग्गज इकट्ठा होंगे और मंत्रिमंडल को लेकर, विस्तार को लेकर इसमें मंथन होगा। बीजेपी सूत्रों में जो खबर आ रही है उसमें 3 उप मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है कि इस बार सरकार में 3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में तमाम जो जाति समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए ये नाम फाइनल किए जाएंगे। बेबी रानी मौर्य जो आगरा से जीत रही है, इनका माना जा रहा है कि इनको मुख्यमंत्री की जगह मिल सकती है केशव प्रसाद मौर्य की जगह, क्योंकि पिछली जाति से भी आती है, आ गए हैं। इसके अलावा जो चौपाने का नाम चल रहा है वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी नाम चल रहा है कि सफर ले सकते हैं। ये तमाम था। कई जो मंत्री जो सरकार में इसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा की बात करें, की बात करें, ये तमाम लोग हैं जो बैठक में भेजे जा सकते हैं और मजबूत कर लेंगे। पहले ऐसे नाम है जो मंत्री पद की सफर ले सकते लोगों ने बेहतरीन काम किया, जिसमें जितेंद्र तिवारी का नाम सत्य है, उनको मौका मिल सकता है। अन्य राजभर है, इनको किया जाता है। तमाम ऐसे नाम है जिनको लेकर दिल्ली सारे लोग होंगे। बंदोबस्त क्योंकि अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाया गया है, पर्यवेक्षक बनाया गया है। विधानमंडल दल के नेता को वो चुनाव करने लखनऊ आएंगे, होली के बाद माना जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बैठक होगी, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएंगे, बैठक में शिरकत करेंगे और तमाम जो मंथन है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उस पर चर्चा होगी। और राहुल, अब लोगों की जो उम्मीदें हैं एक बार फिर से बीजेपी से, अब कितनी बड़ी चुनौती है? जिस तरीके से जो संकल्प पत्र का जिक्र करती बीजेपी नजर आ रही है, क्या उसको पूरा करने की चुनौती होगी बीजेपी के सामने? गन्ना किसानों का जो बिल देना है वो चुनौती कहीं ना कहीं नजर आएगा। साथ ही साथ जो विरोधी दल है, विपक्ष जो है, इस बार संख्या बल में ज्यादा है, इस बार काफी मजबूती से वो हाउस के अंदर नजर आएगा। ऐसे में अब चुनौती ज्यादा है बीजेपी पार्ट 2 में। निश्चित तौर पर आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी सदन में पहुंची थी, तब उसने कई बार सदन की कार्रवाई को जाता है, इसको 11 सहयोगी बनाए पास करें तो इसको दिखते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार की त्योहार आपको भारत हो होली और दीपावली परिवारों को देने की सामने चुनौती की चिंता लेनी। इसके अलावा
निश्चित तौर पर अपने उत्तर प्रदेश में दिल्ली 19 से इलेक्शन किया है, कहा जा रहा था किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से चुनाव पैसा बना किसानों को लेकर जो सुधार देने की बात है, अपने की बात भुगतान देने की बात है, ये वास्तविकता है इन सरकार को। निश्चित तौर पर ये चुनौती है सरकार करने सबसे पहले संकल्प पत्र में वाइस किए महाराष्ट्र में रहेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव भी संपन्न है, लोकसभा चुनाव भी संपन्न है। ऐसे में जनता के बीच जब 2024 में उत्तर प्रदेश जगह जाएगी तो तमाम वायदों को 2 सालों में उसको पूरा करने की चुनौती होगी। कहीं ना कहीं ये तमाम सरकार के सामने है। अब ये देखना होगा मंत्रिमंडल जो विस्तार होता है, किसी लोग मौका दिया जाता है, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज मंत्री हैं जो अभी हार गए हैं, तो ऐसे में इन लोगों को मौका दिया जाता है जो परफॉर्म करे, जो सरकार की जो योजना है उसको घर तक पहुंचाए। ये देखने वाली बात होगी। नहीं राहुल, कुल मिलाकर के अब चुनौतियां बीजेपी पार्ट 2 में तो अब नजर आएंगी, क्योंकि उम्मीदें जो हैं लोगों की बढ़ गई हैं। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जिस तरीके से वो उसका जिक्र करते हुए नजर आए बीजेपी के नेता, और साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे थे जिनका जिक्र किया गया। अब देखना ये होगा कि अब कितनी बड़ी चुनौती होगी और उससे किस तरीके से अब निपटा जाएगा, क्योंकि अब बीजेपी काम करने की बात कह रही है। इस पार्ट 2 में भी साफ तौर पर नजर 2024 पे है। राहुल, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के सामने अब चुनौतियां जरूर हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने एक बार फिर से आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है और बीजेपी को सत्ता सौंपी है। और ऐसे में बीजेपी पार्ट 2 में अब भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अभी से ही काम पर जुटा जाए और 2024 में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर के भी तैयारियां अब जोरों पर होंगी। हालांकि अभी जो ताजा हालात हैं बीजेपी के अंदर, पार्टी के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल और शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर और तारीखों को लेकर के ऐलान की घोषणा होनी है, ऐलान होना है कि किस दिन तारीखों की घोषणा होगी, कब वो करेंगे, उसको लेकर के अब मीटिंग होना बाकी है। हालांकि अब ऐसी जानकारी मिल रही थी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी कि होली के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। मंत्रिमंडल में किसके किसके नाम होंगे उसका भी जिक्र होगा, औपचारिक घोषणा होगी। और आपको बता दें, चित्रकूट से जो खबर आपको बताई थी मासूम की हत्या के मामले में, इस पर हमारे साथ शाह आलम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शाह आलम जी, जिस तरीके से ये एक हत्या है, अंधविश्वास को लेकर के रिश्तों का कत्ल कर दिया गया है, क्या कुछ अभी ताजा अपडेट है आपके पास और इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? जब आप वहां पर गए थे जिस जगह पर इसका बच्चे का शव बरामद हुआ मासूम का, क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ परिजन कह रहे थे, उसका जिक्र जरूर करें। जी, आपको बताते चले कि ये घटना बड़ी दर्दनाक घटना थी। यहाँ पे लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना हुई है। इस दिन 8 तारीख को जो घटना घटी है यहाँ पे चित्रकूट में, जनपद के सभी लोग इस घटना को सुन के अपने दांतों के तले उंगली दबा के रह गए हैं। जी, ये एक अंधविश्वास भले ही 21वीं सदी में चल रहा है, मगर इसके बाद भी अभी भी हम आपको बताते चले कि बुंदेलखंड का ये जो क्षेत्र है अब भी बहुत पिछड़ा हुआ है। अब भी यहाँ के लोग ज्यादातर अंधविश्वास में जी रहे हैं। वही अंधविश्वास ही की वजह से इस 8 साल के मासूम बच्चे को बलि दी गई है। आपको बता दें कि वो जो उनके चचेरे लगते हैं चाचा, वो जो उसके सप्ताह में उनको आ रहे हैं कि आप इस बच्चे को बलि देंगे तो यहाँ पे 3 घड़े रखे हुए हैं, वो सोने के भरे, वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस विश्वास में रातों रात करोड़पति बनने की लालसा में उस बच्चे को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया गया है। आपको बता दें, ये बहुत ही बच्चे जो मासूम बच्चा 8 साल का है कन्हैया, जो अपने परिवार के लिए एक आंखों का तारा था। कहीं वो अपने सामान खरीदने जा रहा था, रास्ते में उसके चाचा और चाची ने उसको बहला फुसला के अपने घर में बुला लिया। बुलाने के बाद उसकी बड़े ही दयनीय स्थिति वैसे करके उसका गला दबा के, हाथ पैर काट के और उसको एक गेहूं के ड्रम में भर के उसको रख देते हैं। जब उसका गेहूं के ड्रम में 4 या 5 दिन हो जाते हैं, जब लाश से बदबू आने लगती है, तो अगल बगल के लोगों को जब ये संदेह होता है कि ये कहीं ना कहीं कोई घटना तो नहीं हुई है, जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस वहां पहुंचती है। तो जब तलाशी ली जाती है तो उस बच्चे के, मासूम बच्चे के 3 टुकड़ों में लाश मिलती है, जिसके बाद जो परिवार के लोगों के होश हो जाते हैं और वहीं पे जो है
पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि ये 8 तारीख का मामला था। 8 तारीख को इनको पुलिस को सूचना दे दी गई थी गुमशुदगी की। पुलिस कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी, तलाश जारी थी, मगर ये बगल का मसला था, सगे चाचा का मसला था, इसलिए इनके ऊपर कोई शक नहीं कर रहा था। पुलिस ने इनके नाम भी दिया जो कोई, जिसके वजह से इन्होंने परिवार वालों ने मना कर दिया कि ये पड़ोसी हैं, हमें इनके ऊपर शक नहीं है, ये हमारे कहीं बाद में कोई दुश्मनी ना हो, जिसकी वजह से इनका नाम काट दिया गया और बाद में फिर उन्हीं का नाम खुलता है। तो ये देखा जाता है कहीं ना कहीं कि लालच में आदमी कितना अंधा हो जाता है जी, और अंधेपन में कितना लोग नीचे गिर सकते हैं कि मासूम बड़ा और रिश्तों को तार तार कर दिया जाता है जी। शाह आलम जी, जिस तरीके से ये हत्या की गई है, जो इसका तरीका है, हालांकि अंधविश्वास के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, लोगों में भारी गुस्सा नजर आ रहा होगा। लोगों में गुस्से के साथ ये भी होगा कि आखिरकार एक चाचा और चाची अपने ही सगे भतीजे की हत्या वो भी इस तरीके से कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अंधविश्वास के चलते। लोगों में क्या कुछ गुस्सा नजर आ रहा है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं। अगर आपकी इन आरोपियों से बात हो पाई हो जिन पर आरोप है चाचा चाची पे, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उन्हें इस पर कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी गलती है, कहीं ना कहीं अंधविश्वास के चलते उनको ये सब नहीं करना चाहिए था? जी, आपको बताते सर, जो बुल्लू नाम का इनका चाचा है और उर्मिला देवी नाम की जो उनकी चाची है, वो अब पछता रही हैं, अब कह रही हैं कि हम अंधविश्वास में पड़ गए थे, अंधविश्वास की वजह से हमने इतनी बड़ी ये घटना कर दी जो कि हमें नहीं करना चाहिए था, मगर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं जो परिवारजन है, उनके जो माता पिता हैं राम प्रयागराज और उसके कन्हैया की माता जी, उनका भी बुरा हाल है। वो कह रही है हमें मौत की जगह मौत चाहिए, हमें दे दिया जाए, हम इनको उसी तरह के काटेंगे जिस तरह इन्होंने हमारे बच्चे को, मासूम बच्चे को काटा। वहीं आस पास के और भी जो रिश्तेदार या परिवारजन या जनता है, वो भी इस दोषी लोगों को अपने सुपुर्द पुलिस के मांग रहे थे कि आप हमें दे दीजिए, हम इनको सबक सिखाएंगे, मगर कोई किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस ने उनको अपने कस्टडी में तीसरे दिन लेके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उनको जिला कारागार भेज दिया गया। यहाँ पे ये देखा गया है कि अब जब बच्चे की सजा, बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद जब उसके माँ बाप को अब पूरे जीवन भर उस बच्चे के बिना ही जीवन काटना पड़ेगा, उसको लेके उनके अंदर एक बहुत बड़ी डर, एक अपने बहुत बड़ा मासूम और आसपास के लोगों के अंदर भी एक ये दहशत पैदा हो गई है कि रिश्तों पे कोई भी विश्वास करने के नाम से अब लोग डरने लगे हैं। बिल्कुल शाह आलम, अब रिश्तों से लोगों का विश्वास उठना शुरू हो गया है और अब लोग अपने नाते रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं समाज में हो रही हैं वो कहीं ना कहीं रिश्तों पर एक काला कलंक है, धब्बा है। शाह आलम जी, आप वहां जब रिपोर्टिंग करने गए, हालांकि समझ सकते हैं जो लोग वहां पर होंगे उनके अंदर गुस्सा होगा, लेकिन उस माँ बाप के दर्द को कोई शायद समझ नहीं सकता, क्योंकि जिनका कलेजे का टुकड़ा, जिसको मौत के घाट उन्हीं के भाई और उन्हीं की बहू ने उतार दिया हो, वो कह रहे हैं उनके सुपुर्द कर दिया जाए, मौत का बदला मौत से। क्या कुछ भूमिका पुलिस की नजर आई? पुलिस ने कैसे उन्हें ढांढस बंधाया? क्या कुछ पुलिस का जो वहां पर नजरिया था या पुलिस की कार्रवाई थी, वो क्या कुछ नजर आई? जी, आपको बता कि ये यहाँ पे पुलिस ने बहुत ही समझबूझ के कार्य किया। वहाँ पे फौरन उस बच्चे की डेड बॉडी को अपने सुपुर्द करके उसको पीएम हाउस भिजाया। वहीं पे परिजन द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसके चलते लगातार दबिश देके उस चाचा चाची को जेल तुरंत गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दिया गया। जहाँ पे जब पुलिस के इस तरह का रवैया देखा गया तो लोगों का जन आक्रोश तो कहीं ना कहीं टूटा था, क्योंकि ये घटना 8 तारीख की थी और ये खुलासा हुआ है 12-13 तारीख को। जब कहीं ना कहीं तो पुलिस के तो ऊपर सवालिया निशान लोगों ने जब बनाया, तो मगर उसके बाद जब पुलिस ने इसकी तत्परता से ये कार्रवाई करी और चाचा चाची को तुरंत उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और पुलिस को ने यह भी बताया कि जब हम आपके कहने पे बिना है हम उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे तो आप ही लोगों ने मना कर दिया था कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारी देवरानी है, जिनके ऊपर हमें शक नहीं है। उसके बाद आज आप कह रहे हो शाह आलम, शायद उस वक्त उनको इस बात का अंदेशा या अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनके सगे भाई और उनकी सगी बहू ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उनके कलेजे के टुकड़े को उनसे छीन लिया है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके की इस से ये
हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वो इस समाज के लिए कहीं ना कहीं कलंक है, उन रिश्तों के लिए कहीं ना कहीं कलंक है, क्योंकि इस तरह की चीजें सामने कभी नहीं आनी चाहिए, वो भी अंधविश्वास के चलते, पैसे के लालच में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लूजर कही जा रही है। मायावती की पार्टी का लगभग सफाया हो गया है। बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली है। बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार उमाशंकर सिंह ने जीत हासिल की है। बीएसपी अपना दल, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल तक से पिछड़ गई है। आखिर क्या कुछ वजह रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। जनता का जनादेश सामने है। कई पास हुए हैं और कई फेल। लेकिन अगर पूरे चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन की बात की जाए तो बीएसपी की ओर से रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीएसपी को करीब 10% कम वोट मिले हैं। 2017 में बीएसपी को 22% से ज्यादा वोट मिले थे और 19 सीटें हासिल हुई थी। 2012 में उसके खाते में 80 और 2007 में 206 सीटें आई थी। हालांकि कई विश्लेषक जो चुनाव प्रचार के दौरान चर्चा में रहे ट्रेंड पर नजर बनाए हुए थे, उन्हें नतीजों ने ज्यादा हैरान नहीं किया। कई विश्लेषकों की राय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अंतर रहा, उसकी एक वजह बीएसपी से शिफ्ट हुआ वोट बना। कई विश्लेषकों की राय में ये वोटर बीएसपी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी जीतने के लिए लड़ती है। सपा का 8 से 10% वोट बढ़ा है, लेकिन आप देखिए बसपा को जो वोट घटा वो लगता है कि बीजेपी में चला गया। इसके कई कारण हो सकते हैं। कई लोगों की राय है कि वोट शिफ्ट होने का एक कारण बीएसपी समर्थकों और वोटरों के बीच बनी भ्रम की स्थिति भी रहा है। वायरल वीडियो का सच। इसकी एक बानगी उस वायरल वीडियो में देखी जा रही है जो फरवरी के पहले हफ्ते में सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। ये वीडियो हो सकता है आप तक भी पहुंचा हो। इसमें बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के एक बयान का एक हिस्सा था। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर किए जा रहे 30 सेकंड के वीडियो के जरिए दावा किया गया कि मायावती ने अपने समर्थकों को संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीएसपी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भी वोट दे सकती है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को था। इस तारीख के ठीक पहले ही ये क्लिप वायरल हुई। पहले चरण में उन्हीं सीटों पर वोट डाले गए जिसे कभी मायावती और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता था। लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी ने 53 सीटें हासिल की थी और बीएसपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। कई मीडिया संस्थानों ने उसी वक्त स्पष्ट किया कि वायरल हो रहा मायावती का बयान और वीडियो पुराना है। ये भी बताया गया कि वीडियो में मायावती का पूरा बयान नहीं है, उसका एक हिस्सा भर है। मायावती के जिस बयान के वीडियो की क्लिप वायरल की गई, वो बयान उन्होंने अक्टूबर 2020 में यूपी विधान परिषद चुनाव के पहले दिया था। आराम से बन जाएगा, दूसरा ही खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए। मायावती की पार्टी का रुझान किधर? मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के साथ गठजोड़ कर चुकी है, लेकिन बीते 2.5 दशकों से बीएसपी का बीजेपी के प्रति ज्यादा रुझान देखा गया है। मायावती 3 बार बीजेपी के सहयोग से यूपी की मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की कोशिश से एसपी और बीएसपी का
गठजोड़ हुआ। इस गठबंधन से ज्यादा फायदा बीएसपी को हुआ। 2014 में लोकसभा की कोई सीट नहीं जीत सकी। बीएसपी ने 2019 में 10 सीटों पर जीत हासिल की। जेएमडी न्यूज के लिए शुभांगी पांडे की रिपोर्ट। 4 है। तो लगातार मायावती की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसका जो सियासी जमीन है वो लगातार धसकती जा रही है, गिर गई और इसी के चलते 2022 में सिर्फ और सिर्फ 1 सीट उन्होंने पाई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।